बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आमिर इरफान नजमी और आप देख रहे हैं आई वेंचर्स। ख़वातीन और हज़रात, ये शो हमने स्टार्ट किया था विद अ विजन टू डेवलप अ गुड ओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमी एंड बिजनेस इनटू आवर ऑडियंस। अभी आप सब देखते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बहुत ही क्रंचफुल एरा से गुजर रही है। बढ़ती हुई महंगाई और लोगों की बदहाली के चर्चे हर जगह पे हैं। आप लोग अक्सर ये न्यूज़ में वर्ड सुनते हैं और इकोनॉमिस्ट की डिस्कशंस में और मॉर्निंग शोज़ में कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत तेज़ी से क्लाइंब अप कर रहा है। इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए, इन्फ्लेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, दुनिया भर में इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स कुछ और हैं, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन और ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज in this show we took this opportunity to understand the concept of inflation और अपने ऑडियंस, स्टूडेंट्स और यूथ को ये बता सकें कि इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है और इसके कौन कौन से इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और कैसे इसको कर्ब किया जा सकता है। सबसे पहली बात सबसे पहले की जाएगी कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर इन्फ्लेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर मैं इन जर्नल टर्म्स में बात करूं तो हम इसको कहते हैं इन जर्नली द इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड विद इन द इकोनॉमी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ रेट बाय विच द वैल्यू ऑफ द मनी इज बीइंग डिमिनिशिंग। सिंपली पुट, इन्फ्लेशन एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे रुपए की कदर कम होती है, ठीक है, और पाकिस्तान की क्योंकि जो करेंसी है वो रुपी है तो इसीलिए मैं उसी पर्सपेक्टिव में बात करूंगा कि जैसे ही वैल्यू ऑफ मनी कम होती है तो इसका मतलब होता है कि अब चीज़ों की, अशिया की कीमत बढ़ रही है। और चीज़ों की अगर कीमत बढ़ रही है तो आप जितने क्वांटिटी ऑफ मनी से पहले कुछ चीज़ें खरीद सकते थे, आज आप उसी क्वांटिटी ऑफ मनी से कम चीज़ें खरीदेंगे। इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा जिसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह हम पहले कुछ पैसों से एक कप ऑफ टी या एक ड्रिंक अफोर्ड कर सकते थे और वो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम पैसे ज़्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन वो कप ऑफ टी या ड्रिंक जो है वो स्टेगनेंट है, वो स्टैटिक ही है। इन्फ्लेशन को इन अदर लैंग्वेज ये भी कहा जाता है कि जिस इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है। मतलब जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न पे रहती हैं, जबकि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बहुत ही अग्रेसिवली या एक्सपोनेंशियल वेज के अंदर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बढ़ जाए, उसको भी हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अगर इसका मैं एक छोटी सी मिसाल इस तरह दूं कि अगर 10 चीज़ें हमारे पास बिकने के लिए आती हैं और उनको ख़रीदने के लिए हमारे पास 100 रुपया था, लेकिन इन्फ्लेशन के ज़्यादा होने से आज हमारे पास 200 रुपया है, लेकिन बिकने के लिए चीज़ें वही 10 हैं। तो आप खुद देखें कि उन 10 अशिया के ऊपर खर्च करने के लिए 200 रुपया ज़्यादा है, तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो रही है, जबकि जो अशिया हम ले सकते हैं वो उतनी ही रहेंगी। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो कम हो रही है, क्योंकि पहले जिस मिकदार से आप चीज़ें खरीद सकते थे, आज मनी की ज़्यादा मिकदार रिक्वायर्ड है उन्हीं अशिया को खरीदने के लिए। अगर मैं इसको एक और पर्सपेक्टिव से बताऊं जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का पर्सपेक्टिव है, तो उसके अंदर भी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होगी किसी भी इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ती जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं तो वो हम करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से और होलसेल प्राइस इंडेक्स से। ये सारे इंडेक्सेस कैसे ऑपरेट करते हैं मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल जो सबसे फेमस है दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और आज हम इसी की बात करेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर हम लोग डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल फूड, ट्रेवल, मेडिसिन, एजुकेशन, इनके अंदर से कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि एक आम इंसान को जीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही अहम होती हैं और इनकी ज़रूरत के बगैर जीना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल फूड है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिसिन है, एजुकेशन है। तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। इनकी प्राइसेस को हम लोग चेक करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और हम ये देखते हैं कि इनकी प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर फूड की प्राइसेस के अंदर कुछ अजनास को लेके हम एक बास्केट बनाते हैं
और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मैयर करने के लिए भी ये एक बास्केट बनाई जाती है। बास्केट का मतलब एक सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ अशिया को हम लोग इकट्ठा करते हैं और उन्हीं अशिया के प्राइस के ट्रेंड्स को मैयर करते हैं और फिर उसको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। अब आपको अगर बताया जाए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, तो ये एक ऐसा परसेंटेज है जो हमें ये बताता है कि जो ज़रूरी अशिया थी एक कंज्यूमर की, एक सिटीज़न की, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उनके अंदर कितना प्राइस चेंज आया है। फ्यूल प्राइसेस कितने चेंज हुए हैं, फूड प्राइसेस कितने चेंज हुए हैं, एक बंदे के लिए मेडिकल सर्विसेज कितनी ज़्यादा चेंज हो रही हैं। और ये चेंज बोथ वेज हो सकता है। अगर तो प्राइसेस बढ़ेंगी तो इट विल ट्रिगर मोर इन्फ्लेशन, और अगर ये प्राइसेस कम हो रही होंगी, सस्ती हो रही होंगी चीज़ें, तो उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं, यानी कि बरक्स इन्फ्लेशन के। ये भी एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि इन्फ्लेशन होता है जब रुपए की या मनी की वैल्यू कम हो रही होती है, और डिफ्लेशन वो होती है जब हमारी करेंसीज और हमारे यहाँ प्राइसेस ऑफ गुड्स कम होती हैं, तो वो डिफ्लेशन होती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो ट्रेंड देखा गया है वो इन्फ्लेशन का ही है, और इस टाइम पे पूरी दुनिया में ही इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि कोविड के बाद इकोनॉमीज खुली तो चीज़ें कुछ स्मूथ होती नज़र आ रही थी, लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से अभी पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस देखने को मिलते हैं। हमें देखने को मिलता है कि फ्यूल प्राइसेस फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, फ्रॉम अमेरिका टू जापान, हर जगह पे फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। और जिस तरह के मैंने कहा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलता हुआ बहुत ही ज़बरदस्त एक आइटम है। तो जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो फ्यूल प्राइसेस के ऊपर है, और वो उसको इंक्रीज़ करते हैं। हमारे फूड आइटम्स भी हमें लॉजिस्टिकली मूव करके यहाँ पे लाने पड़ते हैं। इसी तरह प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स की शेप में हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, जिनके ऊपर अगेन लॉजिस्टिक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और लॉजिस्टिक्स को चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। सो एक फैक्टर ही फ्यूल प्राइस का ऐसा है जिसने दुनिया भर के अंदर इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लायर लगाया है। डियर व्यूअर्स, इन्फ्लेशन की मेजरली दो टाइप्स ही एक्सप्लेन की जाती हैं, लेकिन कुछ राइटर्स ने इसकी तीसरी टाइप भी एक्सप्लेन की है, जिस तरह के डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऐसी इन्फ्लेशन होती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे ही चीज़ों की डिमांड इंक्रीज होती है, उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज होने लग जाती हैं। इसके साथ हम ये भी बता सकते हैं कि जिन चीज़ों की डिमांड एक्सीड करती है उनकी अवेलेबिलिटी से, मतलब किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर कुछ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 100 थे, अब लोगों को वो ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और डिमांड और सप्लाई का तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डिमांड विल इंक्रीज, द प्राइस विल इंक्रीज, और प्राइसेस के ज़्यादा होने से आपको ज़्यादा पैसे चाहिए उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट था डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। इसके साथ साथ जो अदर कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ये एक ऐसी इन्फ्लेशन है जो कि हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के महंगे होने से देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, जब आपकी प्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व थी, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स, वो जब आप बाहर से मंगवाते हो और वो महंगे पड़ते हैं आपको, या उनकी प्राइसेस जब बढ़ जाती हैं, जिस तरह कि अभी हमने ट्रेंड देखा कि प्राइसेस ऑफ स्टील बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे स्टील, एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल और ओर्स यूज़ होते हैं, उन्होंने अपनी फाइनल या फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ा दी, जिसकी बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान में बढ़ती हुई ऑटोमोबाइल्स या ट्रैक्टर्स की है। इनकी प्राइसेस पिछले एक साल में तकरीबन 5 से 6 दफ़ा रिवाइज की गई हैं। रीज़न बीइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं इन व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स को बनाने के लिए, उनकी प्राइसेस ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही, जिसकी वजह से फिनिश प्रोडक्ट्स में यानी कार्स और ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी उनकी प्राइसेस में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है। इसके साथ साथ एक जो तीसरी टाइप है जिसको कुछ राइटर्स ने सपोर्ट किया, दैट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। डियर व्यूअर्स, ये एक ऐसी इन्फ्लेशन है जहां पे प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ वेजेस भी, जो लेबर जो काम करती है उन इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी वेज भी बढ़ती जाएगी। अब प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और यहाँ पे वेजेस भी इंक्रीज हो रही हैं, और जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए लेबर यानी कि लोग जाएंगे मार्केट के अंदर, तो उनको प्राइसेस ज़्यादा मिलेंगी। वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी जो वेजेस है, जो उनकी उजरत है, जो उनकी सैलरीज हैं, वो भी उतनी ज़्यादा की जाएं।
तो इन ट्रेंड्स को बढ़ते हुए ये दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और जर्नली प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर जाती हैं। इसको हम कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। कोई भी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की वो इकोनॉमी के लिए कोई अच्छा साइन नहीं होता, लेकिन समटाइम्स हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन खुद भी बढ़ाती है ताकि वो मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल कर सके। किसी भी इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल बैंक एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, यानी कि उसको बढ़ा भी सकती है और उसको कम भी कर सकती है। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए वी हैव अ टूल जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है जिसके अंदर वो कुछ स्टेप्स लेता है जिसके थ्रू मनी सप्लाई को किस तरह से कंट्रोल करना है, आइदर उसको बढ़ाना है या उसको कम करना है। इस तरह के स्टेप्स और डिसीजंस लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं साल 2021 की, तो उस टाइम पे पाकिस्तान की इन्फ्लेशन वाज अराउंड 9.7, 9.5 भी कुछ ब्यूरोज ने इंडिकेट की है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें एज ऑफ टुडे जून 2022 के अंदर इट इज अराउंड 13.8 और सिर्फ एक महीना पहले ही इट वाज 13.4। ये जो रीसेंट प्राइस इंक्रीज फ्यूल में देखने को मिला है, इससे हमारी इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 0.4 जो है वो इंक्रीज कर गई है। और मैंने पहले ही बताया कि फ्यूल जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फैक्टर है बाकी प्रोडक्ट्स को या बाकी जो कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए। ओके, इसकी तरह ही ब्लूमबर्ग जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन जुलाई पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट होगा दैट विल बी मोर देन 14.5। तो ट्रेंड्स और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस तरह ही शो कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ इस तरह से कुछ इकदाम लिए हैं कि उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज कर दिया है। रीज़न बीइंग कि लोग ज़्यादा पैसे जो है वो बैंकों में रखें और उस पर जो है वो रेट ऑफ रिटर्न को इंजॉय करें, ठीक है। और भी बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो मार्केट में पैसा है उसको कंट्रोल किया जा सके और लोगों को अच्छे रिटर्न्स दिए जा सके। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो स्टेप्स स्टेट बैंक के पास होते हैं ताकि मनी सप्लाई को, फिलहाल हम उन पर डिस्कशन नहीं कर रहे। हमारी जो डिस्कशन है वो ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर होगी। और उसके अंदर मैं बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ही इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है। इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अभी तक पाकिस्तान में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हो रहा। जिस तरह ही आप देखते हैं कि गवर्नमेंट को डी सीट किया जाता है और नई गवर्नमेंट आती है, उनके ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल प्रेशर्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ IMF से होने वाली पाकिस्तान की डील इज जस्ट लिंगरिंग ऑन, उसके ऊपर भी कोई मैच्योर डिसीजन नहीं आ रहा। फ्यू डेज बैक, आई गेस 2-3 डेज बैक, चाइना के साथ हमारी एक लोन डील सैंक्शन हुई है जिसके अंदर कुछ रिवाइव आया और आपने देखा कि एज ऑफ 23rd of June पाकिस्तान रुपी हैज़ गेन्ड अराउंड 4 रुपीज़ अगेंस्ट द US डॉलर। तो मार्केट इंफॉर्मेशन की बेसिस पे भी आपकी करेंसी जो है वो कुछ डीवैल्यूएट या वैल्यूएट होती है। तो चाइना से जो हमारी डील हुई है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म लोन, उसकी बेसिस से भी हमारी जो करेंसी है वो कुछ ना कुछ बेहतरी ट्रेंड्स की तरफ आई है। लेकिन द डे IMF की डील हमारी मैच्योर होती है उसके अंदर फिर हमें कुछ अच्छे ट्रेंड्स नज़र आएंगे पाकिस्तानी रुपी को इंटरनेशनल मार्केट में इन टर्म्स ऑफ डॉलर गेज करने के लिए। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जो इकदामात श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लिए थे, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी वैसे ही इकदामात लेती है तो बहुत जल्द ही पाकिस्तान का भी दिवालिया निकल जाएगा। लोग काफ़ी परेशान हैं बढ़ती हुई प्राइसेस की वजह से, लेकिन इस टाइम पे ये ज़रूरत है, हमें बहुत ज़रूरत है IMF के पैकेज की, बिकॉज फ्यू बिलियन डॉलर्स कैन वर्क फॉर अस। और अगर ये बिलियन डॉलर्स हमारे पास नहीं आते तो हमारी इन्फ्लेशन और कहीं ज़्यादा बुरी हालत की तरफ जा सकती है। सो ये फाइनेंशियल क्रंच है, इससे इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे, लेकिन विद अ पॉजिटिव नोट। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों को एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत सी पिक्चर दिखाई और लोगों को कहा कि सब कुछ ठीक है, हम लोग जो है वो टैक्सेस में भी आप लोगों को सैलरीज पे वेवर देते हैं, हम लोग आपको एग्रीकल्चर के ऊपर भी वेवर देते हैं, हम लोग फर्टिलाइज़र पे भी आपको वेवर देते हैं। सारा जो उन्होंने अपने रिजर्व थे वो सब्सिडीज़ के अंदर बांट दिए। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ऐसा करेगी, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स के भी कुछ ऐसे डिसीजंस थे कि वो फ्यूल प्राइसेस पे सब्सिडीज दे रही थी, लेकिन अब IMF कहता है कि ऐसा नहीं करना। बड़ी नॉर्मल सी बात यह है, समझने की बात यह कि अगर एक बंदा किसी को कर्जा देता है या IMF पाकिस्तान को कर्जा देता है, सो दे विल स्ट्रेटेजाइज कि ये कर्जा वापस कैसे आना है, एंड फॉर दैट वेरी रीजन दे आर अप्लाइंग मल्टीपल टैक्सेस एंड प्राइस रेज इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल।
कुछ टाइम है, सख्त टाइम है, इंशाल्लाह इससे बहुत स्ट्रॉन्गर होके पाकिस्तान बाहर निकलेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी इंशाल्लाह इन कमिंग ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड्स की तरफ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आई वेंचर्स के प्लेटफॉर्म से एक नए इशू, एक नए टॉपिक और हालात हाजरा के ऊपर डिस्कशन करने के लिए ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।